students, welcome to Chalk and Talk classes. I am Kashish Mirza. Hope you all are doing well. So आज का हमारा टॉपिक है सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस, जो कि मैंने आपकी 8th क्लास की NCERT से उठाया है. तो चलिए स्टार्ट करते हैं. अब पहले हम देखेंगे कि सेल को डिस्कवर किसने किया और कैसे किया. तो सेल की डिस्कवरी जो है वो रॉबर्ट हुक ने की थी. एक बार वो कॉर्क को स्टडी कर रहे थे, तो वाइल स्टडिंग कॉर्क अंडर माइक्रोस्कोप उन्होंने क्या देखा, कुछ टाइनी बॉक्स लाइक कैविटीज़ प्रेजेंट हैं उसमें, जिसको उन्होंने सेल का नाम दिया. अब ये सेल वर्ड आया कहाँ से? ये सेल वर्ड जो है वो एक लैटिन वर्ड से आया है, सेलुला. सेलुला का मतलब होता है स्मॉल रूम्स. आप जैसा कि देख सकते हैं यहाँ पर स्मॉल स्मॉल कंपार्टमेंट प्रेजेंट है कुछ इस तरह से. तो उसी को रॉबर्ट हुक ने सेल का नाम दिया. जो कंपार्टमेंट्स थे वो हनी कॉम्ब की तरह लग रहे थे, तो उन्होंने उसको सेल का नाम दे दिया. अब मूव करते हैं हम अपनी नेक्स्ट स्लाइड की तरफ. अब देखते हैं सेल क्या है. अब सेल के बारे में बात करें, पहले हम सेल के डेफिनेशन देखते हैं, जो कि कुछ इस तरह से कहती है दैट सेल इज़ द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ. अब इससे क्या समझ में आता है आपको? चलिए एक एग्जांपल लेते हैं. हमारा जो घर है वो किस चीज़ से बना है? बहुत सारी ब्रिक से बना है ना. उसी तरह से हमारी बॉडी भी ट्रिलियंस ऑफ ट्रिलियंस सेल से बनी है. देखिए आप यहाँ देख सकते हैं ब्रिक्स हैं. उसी तरह से ये अनियन पील भी दिखाया है. ये दोनों रिजेंबल कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? ऑब्वियसली कर रहे हैं. तो इसी तरह से हमारी जो सेल्स हैं वो बेसिक स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ है. जिस तरह से हमारे घर के जो सबसे छोटा रॉ मटेरियल होता है वो ब्रिक होता है, उसी तरह से हमारी सेल भी एक रॉ मटेरियल है पूरे ऑर्गेनिज्म को बनाने के लिए. हमारी बॉडी में बहुत सारे सेल्स प्रेजेंट हैं, जिनसे मिलके एक पूरा ऑर्गेनिज्म बनता है. नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड. होप आपको ये समझ में आ गया होगा. अब हम देखते हैं नंबर ऑफ सेल्स. जैसे कि मैं अगर बात करूं कि आपके अंदर कितने सेल्स हैं, लाइक ह्यूमन बॉडी में कितने सेल्स होते हैं, तो ह्यूमन बॉडी में तो बहुत सारे सेल्स होते हैं. मिलियंस ऑफ सेल्स आर प्रेजेंट देयर इन द ह्यूमन बॉडी. तो यानी कि मैं क्या कह सकती हूँ, व्हाट इज़ द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ? अगेन सेल. बट कुछ ऐसे ऑर्गेनिजम्स भी होते हैं जो सिर्फ एक सेल के बने होते हैं. दे आर नोन एज यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स. और कुछ हमारे जैसे ऑर्गेनिजम्स होते हैं जिनकी बॉडी में मिलियंस ऑफ सेल्स होते हैं. सो दे आर नोन एज मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म. वाई? बिकॉज यूनी मीन्स वन एंड मल्टी मीन्स मैनी. तो ये नेम हमने क्यों दिया है? क्योंकि यूनी का मतलब होता है वन और मल्टी का मतलब होता है मैनी. सो दैट इज़ वाई आई एम सेइंग दैट ऑर्गेनिजम्स दो टाइप के होते हैं, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स एंड मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स. यूनिसेलुलर में सिर्फ एक ही सेल होता है, जिसका हम एग्जाम्पल आपको यहाँ दिखा रहे हैं. ये देखिए, ये अमीबा है, इसमें एक ही सेल होता है, ये पूरा एक ही सेल का बना होता है. पैरामीशियम भी है यहाँ पे, वो भी सिर्फ एक सेल का होता है. तो अमीबा जो है वो यूनिसेलुलर क्यों है? सिर्फ एक ही सेल इसमें काफ़ी क्यों होता है? क्योंकि ये एक ही सेल सारे फंक्शंस परफॉर्म कर लेता है. फॉर एग्जांपल डाइजेशन, एक्सक्रीशन, एसिमिलेशन, सबके बारे में आप क्लास 7th में पढ़ चुके हैं. ये एक सिंगल सेल ही कैपेबल होता है सारे फंक्शंस करने के लिए. बट अगर मैं बात करूँ ह्यूमन बॉडी की, तो हमारी बॉडी में लीवर अलग है, हार्ट अलग है, लीवर्स के सेल्स अलग हैं, हार्ट के सेल्स अलग हैं. तो हमारी बॉडी जो है कैसी हो गई? बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड, बहुत ही कॉम्प्लेक्स. और अमीबा कैसा हो गया? वेरी वेरी सिंपल ऑर्गेनिज्म, जिसमें एक ही सेल काफ़ी होता है सारे फंक्शंस परफॉर्म करने के लिए. सो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा कि यूनिसेलुलर क्या होते हैं और मल्टी सेलुलर क्या होते हैं. अब क्वेश्चन आ रहा होगा, इतने सारे सेल्स आते कहाँ से हैं? एक सेल अपने आप को डिवाइड कर सकता है दो पार्ट्स में,
और फिर 2 न्यू सेल्स आ गए, वो 2 सेल्स अपने आप को फर्दर डिवाइड करके और सेल्स बना सकते हैं। सो दिस इज़ हाउ एक सेल से बहुत सारे सेल्स बन जाते हैं मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में। हमारा मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म जो है वो सेल के डिवीजन से ही तो बनता है। सो आई होप दिस मच इज़ क्लियर टू यू कि अमीबा जो है वो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है और हम और आप जो हैं वो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म हैं। सो मूव करते हैं नेक्स्ट स्लाइड की ओर। अब बात करते हैं शेप ऑफ सेल्स की। एक यूनिसेलुलर स्पीशीज़ का तो अमीबा के अलावा हमारे पास और भी एग्जांपल्स हैं। हमारी बॉडी में जो वाइट ब्लड सेल्स यानी कि WBCs जो हैं वो भी यूनिसेलुलर हैं, जो कि सारे फंक्शंस परफॉर्म कर सकता है। सो आई होप दिस इज क्लियर टू यू। यहाँ पर आप देख सकते हैं मसल सेल। देखिए ये रही हमारी मसल सेल। यहाँ पर आप देख सकते हैं RBCs, ये रही हमारी RBCs। तो एक चीज़ जो आप नर्व सेल के बारे में देख रहे हैं वो ये कितनी बड़ी सी है। यहाँ पे पूरा डायग्राम नहीं दिया हुआ है पर यहाँ पे इतनी लेंथ की होती है ये करीब। तो ये क्यों होती है? नर्व सेल लॉन्ग क्यों होती है? क्योंकि नर्व सेल का फंक्शन जो है वो उसके साइज से रिलेटेड है। आई एम श्योर कि आपने ये कहीं ना कहीं ज़रूर सुना होगा दैट वाई नर्व सेल आर लॉन्ग। अगर आपको पता है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। तो जैसा हमने अमीबा को पढ़ा तो हमने देखा, अमीबा की शेप देखी कि अमीबा तो कोई भी शेप ले लेता है, अमीबा की तो शेप फिक्स ही नहीं है। तो अमीबा जो है वो इर्रेगुलर इन शेप है और उसकी शेप कैसी भी हो सकती है। जब अमीबा के पास खाना आता है, अमीबा का खाना जो होता है मोस्टली पैरामीशियम होता है, उसके पास जब खाना आता है वो अपनी साइड्स को इलोंगेट कर लेता है और खाने को झट से अपने पास खींच लेता है। सो ये जो एक लेग डेवलप होता है, एक फॉल्स लेग डेवलप होता है, उसे कहते हैं हम सूडोपोडिया। तो सूडोपोडिया इज नथिंग बट द फॉल्स लेग ऑफ अमीबा एंड सूडो मीन्स फॉल्स। अगेन जो हमारे डिफरेंट सेल्स हैं उनके डिफरेंट शेप्स हैं रिलेटेड टू द फंक्शन, जैसा कि मैंने आपको बताया अभी। अब हम बात करते हैं दूसरे कंपोनेंट्स के बारे में। जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं कि जो RBC है इसकी एक आउटर मोस्ट कवरिंग है जिसे हम मेम्ब्रेन बोलते हैं। ये RBC मैंने अभी आपको दिखाई। हाँ, इसकी एक कवरिंग होती है जिसको हम मेम्ब्रेन बोलते हैं। ये क्या करती है? ये जो है सेल की बाउंड्री की तरह एक्ट करती है और उसको शेप देती है। सो इसलिए ये RBCs स्फेरिकल हैं, इसलिए ये मसल सेल लॉन्ग है। तो ये उसको शेप देती है। सो व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ मेम्ब्रेन? इट गिव्स शेप टू द सेल। अच्छा, ये तो एनिमल सेल्स हैं, जैसा कि आप देख सकते हैं नर्व सेल, मसल सेल, RBCs। ये प्लांट सेल्स में नहीं होते हैं। प्लांट सेल में शेप देने के अलावा, मेम्ब्रेन के अलावा सेल वॉल भी होती है और सेल वॉल एक हार्ड प्रोटेक्टिंग कवरिंग होती है जो कि प्लांट को प्रोटेक्ट करती है फ्रॉम एनी हार्मफुल कंडीशन लाइक प्रेशर, टेम्परेचर एक्सेट्रा। सो सेल वॉल इज़ अ प्रोटेक्टिव कवरिंग जो प्लांट में होती है बट एनिमल सेल में नहीं होती है। तो यही हमें एक डिफरेंस मिल गया प्लांट सेल और एनिमल सेल के बीच कि प्लांट सेल में सेल मेम्ब्रेन के साथ साथ सेल वॉल भी होती है जो कि एक रिजिड कवरिंग होती है, जबकि एनिमल सेल में सिर्फ सेल मेम्ब्रेन्स होती हैं एंड सेल वॉल इज़ एब्सेंट। सो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि शेप और रिजिडिटी प्लांट सेल को कौन देता है? सेल वॉल देती है। अब हम बात करते हैं साइज ऑफ सेल की। तो हमको पता है कि सेल तो बहुत छोटा होता है, इसीलिए हम उसे माइक्रोस्कोप की हेल्प से देखते हैं। बट हमने ये भी डिस्कस किया था कि hen का जो एग होता है वो बहुत बड़ा सा होता है और वो एक hen का सेल जो होता है, जो hen का जो एग होता है वो एक सेल को रिप्रेजेंट करता है और सबसे बड़ा जो सेल है
वो एक ऑस्ट्रिच का एग होता है। तो ऑस्ट्रिच का एग तो पता है आपको बहुत ही बड़ा होता है साइज़ में, hen का एग छोटा होता है साइज़ में, बट ऑस्ट्रिच का एग इज़ द लार्जेस्ट एग एंड इट इज़ यूनिसेलुलर। सो आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। अब हम आगे बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड की ओर। अब बात करते हैं सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन की। अगर हम प्लांट सेल की बात करें तो प्लांट सेल में जो अलग अलग पार्ट्स हैं उनके अलग अलग फंक्शन हैं। जैसे रूट का फंक्शन होता है टू अब्जॉर्ब वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम द सॉइल एंड ट्रांसपोर्ट इट टू द अपर पार्ट्स ऑफ द प्लांट्स थ्रू द स्टेम। तो ऐसे ही फंक्शंस होते हैं डिफरेंट ऑर्गन के। ऐसा ही ह्यूमन बीइंग के लिए भी है। ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम एक्सक्रीशन में काम आता है, डाइजेस्टिव सिस्टम जो है हमारा वो डाइजेशन में काम आता है। तो बेसिकली मैं आपसे ये कहना चाह रही हूँ कि क्या एक सेल जैसा अमीबा के लिए काफ़ी है, क्या मेरे लिए भी काफ़ी है? सो द आंसर इज़ नो। मेरी बॉडी में तो बहुत सारे सेल्स हैं, पर क्या ये सेल्स सारे फंक्शन परफॉर्म कर सकते हैं? पर हमने तो ये सुना है कि डाइजेस्टिव सिस्टम के ऑर्गन्स अलग होते हैं, रेस्पिरेटरी सिस्टम के ऑर्गन्स अलग होते हैं जो कि लंग्स हैं, एक्सक्रीटरी सिस्टम के ऑर्गन्स किडनीज होती हैं। तो ये ऑर्गन वर्ड कहाँ से आया? तो ऑर्गन इज नथिंग बट फादर ऑफ सेल, यू कैन से। तो अगर मैं बात करूँ सेल की, तो सेल तो सबसे छोटा यानी कि फंडामेंटल यूनिट है। और बहुत सारे सेल्स हम एक साथ देखें कहीं तो ग्रुप ऑफ सेल इज नोन एज अ टिश्यू एंड अ ग्रुप ऑफ टिश्यू विच आर मेंट फॉर सम स्पेसिफिक फंक्शन फॉर्म एन ऑर्गन। तो ये जो सारे टिश्यूज़ हैं ये सेल से ही मिल के बने हैं और ये जो टिश्यूज़ हैं मिल करके एक ऑर्गन बनाते हैं। सपोज़ मैंने बोल दिया कि लंग इज़ मेड अप ऑफ डिफरेंट टिश्यूज़ और मैंने बोल दिया लिवर इट हैज़ डिफरेंट टिश्यूज़, देन ऑर्गन सिस्टम। तो ऑर्गन को मिला के बनता है ऑर्गन सिस्टम। और ऑर्गन सिस्टम तो मेरी बॉडी में बहुत सारे हैं, लेकिन डाइजेस्टिव सिस्टम डाइजेस्टिव सिस्टम, एक्सक्रीटरी सिस्टम, तो इन सारे ऑर्गन सिस्टम से मिलके क्या बना है? एक ऑर्गेनिज्म। सो ये पूरी हायरार्की आपको क्लियर है कि सेल से कैसे ऑर्गेनिज्म बना और सेल क्यों फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ कहलाता है। सो आई होप दिस इज क्लियर टू यू दैट सेल इज फंडामेंटल यूनिट ऑफ एवरी ऑर्गेनिज्म। सो मूव करते हैं नेक्स्ट स्लाइड की ओर। अब यहाँ पे एक एक्टिविटी दी हुई है जो कि प्लांट सेल की है। अब हम ये स्टडी करेंगे कि सेल्स दिखते कैसे हैं। उनको माइक्रोस्कोप के अंदर देखा तो जाता है, पर किस तरीके से देखा जाता है। तो आज हम इस एक्टिविटी के थ्रू एक अनियन सेल को देखेंगे जो कि एक प्लांट सेल है। तो अनियन पील सेल होते क्या हैं? जब हम अनियन को छीलते हैं तो एक ट्रांसपेरेंट सी पतली सी पन्नी जैसी स्ट्रक्चर हमारे हाथ में आ जाती है, दैट इज़ नथिंग बट एन अनियन पील। और उस बड़ी सी पील को अगर मैं छोटे छोटे पीसेस में कट कर लूँ थ्रू अ ब्लेड और फोर्सेप, तो उसे अगर मैं माइक्रोस्कोप के अंदर देखूँ, ऑब्जर्व करूँ, तो कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर आपको दिखाई देगा। ये देखिए, तो ये अनियन पील सेल है जिसमें बहुत सारे सेल्स दिखाई दे रहे हैं। तो इसे ऑब्जर्व कैसे किया जाता है? आप ये एक्टिविटी अपने बायो लैब में कर सकते हैं। वहाँ माइक्रोस्कोप होगा, फोर्सेप होगा और ज़रूरत की सारी चीज़ें अवेलेबल होंगी। और ये अनियन पील जो होती है ये तो ट्रांसपेरेंट होती है। अब सवाल आता है हम इसको देखेंगे कैसे? एक डाई यूज़ करके। तो फ्रेंड्स, एक डाई का यूज़ क्या होता है? तो जब हम घर पे डाई लगाते हैं तो वो हमारे हेयर को कलर कर देता है। तो इसी तरीके से जो ट्रांसपेरेंट अनियन पील है उसे मिथाइलिन ब्लू नाम के एक डाई लगाया जाता है, तो वो उस अनियन पील को ब्लू कर देता है और वो ईज़िली मुझे माइक्रोस्कोप के अंदर दिख जाता है। तो मैंने अनियन पील ली, उसे ब्लेड से छोटे छोटे पीसेस में कट किया और इस पीस पे मैंने मिथाइलिन डाई डाली। फिर मैंने उसे पैक करने के लिए, ताकि वो बहे ना, उसके ऊपर एक कवर स्लिप प्लेस कर दी। कवर स्लिप एक छोटा सा काफ़ी थिन सा एक ग्लास पीस होता है। तो हमने अब ये सब चीज़ें ग्लास स्लाइड पे रखी और अब मैंने उस स्लाइड को माइक्रोस्कोप के नीचे प्लेस किया। तो जब
हम उसे नोटिस करेंगे तो कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर, जैसे कि आप इस इमेज में देख सकते हैं, ये आपको शो होगा। इसमें जो स्फेरिकल बॉडी है बहुत माइन्यूट सी, दैट इज नथिंग बट सेल, और उसके अराउंड जो पार्ट बचा है वो है उसका साइटोप्लाज्म। सो आई होप दिस मच इज क्लियर टू यू। आइए हम एक और सेल के बारे में पढ़ते हैं। जैसे कि हम जानते हैं कि अनियन सेल एक प्लांट सेल है, अब हम पढ़ेंगे एक एनिमल सेल के बारे में। ये वाली भी एक्टिविटी मैंने आपकी एनसीईआरटी से पिक की है। तो ऑफ कोर्स ये आपको लेना है कुछ चीक सेल्स। अब वो चीक सेल्स कैसे लेंगे, एक टूथपिक आपको लेनी है और उसे अपने चीक के अंदर वाले पार्ट पे स्क्रैप करना है, और जो हमको सेल्स मिलेंगी उससे वो कहलाएंगी ह्यूमन चीक सेल्स। ह्यूमन चीक सेल्स का स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से होता है, जैसे कि आप इमेज में देख सकते हैं। तो अगर ह्यूमन चीक सेल्स की बात करें अगेन, तो वो भी ट्रांसपेरेंट होंगी, तो उन्हें कलर करने के लिए मुझे कोई ना कोई डाई की ज़रूरत पड़ेगी। तो यहाँ पे हम यूज़ करेंगे आयोडीन, जो कि हमारी सेल को कलर प्रोवाइड करेगा। आपको दोनों टाइप के सेल्स में डिफरेंट समझ में आ जाना चाहिए इस एक्सपेरिमेंट के बाद। तो अब जब हम इसको ऑब्जर्व करेंगे माइक्रोस्कोप के नीचे, तो हमें कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर दिखेगा। सो दिस इज़ नथिंग बट एन एनिमल सेल। ये तो हमने आप ही की बॉडी से निकाला है। सो दिस हैज़ अ सेल मेम्ब्रेन that is the outermost covering. The spherical structure are known as nucleus, and other than the nucleus is cytoplasm, and the outermost covering of the nucleus is nothing but nuclear membrane. तो सेल की कवरिंग सेल मेम्ब्रेन होती है और न्यूक्लियस की कवरिंग न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है। और न्यूक्लियस और सेल में क्या डिफरेंस है, सेल के अंदर न्यूक्लियस है और बाकी जो एक्स्ट्रा पार्ट है वो है हमारा साइटोप्लाज्म। होप दिस इज क्लियर टू यू। मूव करते हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड की ओर। आपको दोनों टाइप के सेल्स में डिफरेंस समझ आ गया होगा। अब कुछ और पार्ट्स के बारे में पढ़ लेते हैं हम सेल के। पहले हम देखेंगे सेल मेम्ब्रेन। तो जो हमने सेल मेम्ब्रेन देखी वो क्या होती है। सेल मेम्ब्रेन जो होती है वो एक सेल को प्रोटेक्ट करती है बाहर के इन्वायरमेंट से। तो एक सेल दूसरे सेल से कैसे सेपरेट होती है, थ्रू अ सेल मेम्ब्रेन। ये एक बाउंड्री की तरह एक्ट करती है। और न्यूक्लियस की जो कवरिंग होती है जिसे हम न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बोलते हैं, वो न्यूक्लियस के मटेरियल को साइटोप्लाज्म में मिक्स होने से प्रिवेंट करती है। और न्यूक्लियस के अंदर एक छोटी सी बॉडी होती है नोन एज न्यूक्लियोलस। तो न्यूक्लियस के सेंटर में होती है और उसके अलावा न्यूक्लियस में होते हैं क्रोमोसोम्स। जी हाँ, आपने डेफिनेटली ये सुना होगा कि हम लोग मदर फादर से या अपने सिबलिंग से काफ़ी रिजेंबल करते हैं। तो ये जो रिजेंबलेंस आती है, जैसे अगर हम कहें कि आपकी हाइट बहुत टॉल है तो आप अपने पापा पे पड़े हैं, तो वो जो ट्रेट है आपका वो कहाँ से आया है, वो आपके फादर से आप में आया है। तो मतलब उनके जीन्स आप में आए हैं। तो ये जो जीन्स का ट्रांसफ़र होता है ये किसके थ्रू होता है, जो न्यूक्लियस के अंदर थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं क्रोमोसोम्स, उनके थ्रू ही ये ट्रांसफ़र ऑफ ट्रेट्स, ट्रांसफ़र ऑफ कैरेक्टर्स होता है। दैट इज़ फ्रॉम वन जनरेशन टू अदर। जो एक्चुअली जीन्स के ट्रांसफ़र के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं वो ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होते हैं कॉल्ड क्रोमोसोम्स। तो आई होप आपको ये समझ आ गया होगा कि इनहेरिटेंस ऑफ कैरेक्टर किस तरह से होता है। तो आइए हम रिवाइज करते हैं कि हमने सेल के अंदर क्या क्या देखा। तो साइटोप्लाज्म होता है, न्यूक्लियस होता है, साइटोप्लाज्म होता है, हमारा न्यूक्लियोलस होता है। ये यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये न्यूक्लियोलस है। सेल मेम्ब्रेन का दूसरा नाम जो है वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। और सेंटर में जो राउंड बॉडी होती है वो होती है न्यूक्लियस। उसके आसपास जो जेली लाइक सब्सटेंस आपको दिख रहा है ये होता है साइटोप्लाज्म। और प्लांट सेल में सेल मेम्ब्रेन के बाहर सेल वॉल भी होती है जो उसे प्रोटेक्ट करती है फ्रॉम हार्मफुल कंडीशंस लाइक टेम्परेचर, प्रेशर एक्सेट्रा। यहाँ पे आप देख सकते हैं जो डार्क ग्रीन में शो है
ये जो है हमारी सेल वॉल है, और इसके अंदर जो हल्की सी लाइट ग्रीन में शो हो रही है ये हमारी सेल मेम्ब्रेन है। ये एक प्लांट सेल का स्ट्रक्चर है। तो आई होप आपको ये पार्ट्स समझ में आ गए होंगे सेल के। तो हम देखते हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड अब। तो आइए अब हम माइक्रोस्कोपिक व्यू ऑफ अ सेल देखते हैं, जिसमें हमें ये सारे के सारे पार्ट्स ज़रूर दिखाई देंगे। सो वी हैव अ सेल ओवर हियर, जिसमें आप लोग देख सकते हैं ये एक माइक्रोस्कोपिक व्यू है। ये जो स्फेरिकल बॉडी है ये है हमारी न्यूक्लियस, और ये जो जेली लाइक सब्सटेंस है ये हमारा साइटोप्लाज्म। और ये जो आपको बीच में बहुत सारी स्मॉल पीसेस दिख रही हैं, दीज आर नथिंग बट सेल ऑर्गेनील। और सेल ऑर्गेनील का अलग अलग फंक्शन होता है सेल के अंदर। सो दी स्मॉल बॉडीज आर सेल ऑर्गेनील। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं ये है हमारा माइटोकॉन्ड्रिया, दिख रहा है ना, यहाँ पे माइटोकॉन्ड्रिया है। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं हमारा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो होते हैं वो दो टाइप्स के होते हैं, द रफ वन एंड द स्मूथ वन। तो आप लोग जो है ना इसके बारे में, ये जो सेल ऑर्गेनील हैं इसके बारे में डिटेल में आप 10th क्लास में ज़रूर पढ़ेंगे। तो आइए अब हम देख लेते हैं कि सेल के अंदर क्या क्या होता है और इसका क्या क्या फंक्शन होता है। तो जैसे कि हम पढ़ चुके हैं कि साइटोप्लाज्म एक जेली लाइक सब्सटेंस है, और साइटोप्लाज्म के अंदर क्या प्रेजेंट होता है, हमारा न्यूक्लियस। न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म को कौन सेपरेट करता है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। अब साइटोप्लाज्म के अंदर ही आप देख चुके हैं सेल ऑर्गेनील, और ये रहे ऑर्गेनील के कुछ एग्जाम्पल्स लाइक माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी बॉडीज, राइबोसोम्स एक्सेट्रा। तो आई होप आपने देख लिया है, समझ लिया है कि अंदर से सेल कैसा दिखता है। तो आइए अब हम कुछ और इम्पोर्टेंट पार्ट्स के बारे में पढ़ते हैं, जो कि सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट सेल का है, जिसे हम कहते हैं न्यूक्लियस। तो न्यूक्लियस होता क्या है, जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं यहाँ पे जो स्पेरिकल पार्ट है सेल का, हमें सिर्फ उसको लिया है, दैट इज़ न्यूक्लियस। और न्यूक्लियस के सेंटर में होता है न्यूक्लियोलस, और न्यूक्लियस की जो मेम्ब्रेन होती है हम उसे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बोलते हैं। और ये एक एनवेलप की तरह होती है जो कि न्यूक्लियस को कवर करती है। सो आई होप यू ऑल हैव हर्ड अबाउट न्यूक्लियस। मैंने आपको अनियन सेल में भी न्यूक्लियस दिखाया था, और मैंने आपको ह्यूमन चीक सेल में भी न्यूक्लियस दिखाया था। तो स्पेरिकल बॉडी जो है सेंटर में वो होती है न्यूक्लियस, और न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म को सेपरेट करती है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। न्यूक्लियस सिर्फ माइक्रोस्कोप से ही देखी जा सकती है। एंड न्यूक्लियोलस जो है वो स्पेरिकल बॉडी है जो सेंटर ऑफ न्यूक्लियस में प्रेजेंट होता है। अगेन न्यूक्लियस में ही क्या रहता है, क्रोमोसोम्स, जो कि थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, और वो ही रिस्पॉन्सिबल होते हैं फॉर द ट्रांसफर ऑफ थ्रेड फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग। सो आई होप कि आपको न्यूक्लियस की सारी डिटेल्स समझ आ गई होंगी। अब हम मूव करते हैं दूसरी स्लाइड पे अपनी। कुछ और पार्ट्स देख लेते हैं हम सेल के। तो अब हम बात करेंगे कुछ और पार्ट्स के बारे में सेल के। तो सेल में एक और स्पेरिकल टाइप ऑफ स्ट्रक्चर होता है जिसे हम कहते हैं वैक्यूल। और वैक्यूल जो हैं वो प्लांट सेल में बहुत ही बड़े बड़े होते हैं, एनिमल सेल में बहुत ही छोटे होते हैं। सो यस, अगेन एक डिफरेंस हो गया प्लांट सेल और एनिमल सेल के बीच। और वैक्यूल के अलावा प्लांट सेल में एक और ऑर्गेनील होती है जो है प्लास्टिड। तो प्लास्टिड क्या है? Plastid is a cell organelle which is present in plant cell but not in animal cell. So if I talk about some colored bodies which are present in cytoplasm of plant cell, they are known as plastids. आपको पता है जो हमारी लीव्स होती हैं वो ग्रीन कलर की क्यों होती हैं? क्लोरोफिल की वजह से। पर जो क्लोरोफिल आता कहाँ से है? क्लोरोप्लास्ट से। एंड क्लोरोप्लास्ट इज नथिंग बट अ प्लास्टिड। तो प्लास्टिड कलर्ड बॉडी है, और ग्रीन कलर का जो प्लास्टिड है हम उसे बोलते हैं क्लोरोप्लास्ट। और क्लोरोप्लास्ट ही क्लोरोफिल प्रोड्यूस करता है विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ग्रीन कलर ऑफ प्लांट्स। सो आई होप दिस इज क्लियर टू यू दैट क्लोरोफिल इज प्रोड्यूस्ड बाय
chloroplast. So this is the organelle which is responsible for producing chlorophyll. नेक्स्ट स्लाइड में अब हम देखेंगे प्लांट सेल और एनिमल सेल के बीच में डिफरेंस थ्रू द डायग्राम। सो जैसा कि हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि प्लांट सेल में सेल वॉल होती है और एनिमल सेल में सेल वॉल नहीं होती है। ये रही मेरी सेल वॉल, ये है हमारी सेल वॉल, और ये रही हमारी लाइट ग्रीन में सेल मेम्ब्रेन। पर मैंने क्या देखा इसमें, एनिमल सेल में क्या देखा मैंने, सिर्फ सेल मेम्ब्रेन प्रेजेंट है। यहाँ पे आप देख सकते हैं इसमें किसी भी तरह की सेल वॉल नहीं प्रेजेंट है। उसके अलावा मैं अगर बात करूँ कि हम ये भी पढ़ चुके हैं कि प्लांट सेल में जो है बहुत बड़े बड़े वैक्यूल्स होते हैं, एनिमल सेल्स में वैक्यूल नहीं होते हैं, या तो वैक्यूल अगर होते हैं तो बहुत छोटे होते हैं। अगर आप यहाँ देख सकते हैं कि प्लांट सेल्स आर यूजुअली लार्ज, यस प्लांट सेल्स आर लार्ज इन साइज देन एनिमल सेल्स। और यहाँ पे कॉमन चीज़ें हम क्या देख रहे हैं, साइटोप्लाज्म इज कॉमन, माइटोकॉन्ड्रिया इज कॉमन, mitochondria is common, nucleus is common, cell membrane is common. So I hope difference between plant cell and animal cell is very much clear to you. और आपके स्कूल में एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है that what is the difference between plant cell and an animal cell. तो आपको एक डायग्राम के साथ सपोर्ट करके इसे आंसर करना चाहिए। तो यहाँ पे हम वीडियो को एंड करते हैं। अगर आपको मेरा कंटेंट पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। टिल देन बाय बाय, थैंक यू।